हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप 16 ऑक्सिल फैमिली क्लास 12 जेई मेंस और नीट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो आप। अब ऑक्सो एसिड में ये क्लियर है कि नॉन मेटल के साथ OH होता है, तो यहाँ सल्फर के साथ OH होगा, जिसका जनरली इसके जो सल्फ्यूरस एसिड तो सल्फ्यूरस एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस पर ये वन लोन पेयर 3 सिग्मा है। सल्फर पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे ये वन लोन पेयर 3 सिग्मा है, 4 HS है एंड sp3 है और ट्रायगोनल पिरामिडल है, जैसा कि NH3 का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से। तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल मॉलिक्यूल है और इसमें 2 आयनाइजेबल H हैं, क्योंकि ये दोनों H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड हैं। तो H2SO3 जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड बोल रहे हैं, ये डाइबेसिक एसिड है और ये 2H+ आयन देता है और दिस आयन इज कॉल्ड सल्फाइड आयन एंड ये इस पे सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये रिड्यूसिंग एसिड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सल्फर पे +4 है तो वो +6 तक जा सकती है इसलिए। और ये जो होता है, जब हम SO2 को लो टेम्परेचर और थोड़ा प्रेशर लगा के रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है। तो SO2 वाटर इज आल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड बेसिकली SO2 वाटर भी है। तो ये इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड है वो है। और बाकी सभी जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सो एसिड बेटा इसमें सारे के सारे ऑक्सो एसिड जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। इनके लिए इक सफिक्स यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखें हम इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइबेसिक एसिड है, ये 2H+ आयन देगा और सल्फेट आयन रिलीज करेगा। SO4-2 इज कॉल्ड सल्फेट आयन। सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर सेंटर एटम है, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा है सल्फर पर बोल रहा हूं, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है। ये दोनों ब्लू वाले तो पाई बॉन्ड है बेटा, ये दोनों आयनाइजेबल H+ है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो इस पे 0 लोन पेयर, ये 0 लोन पेयर 4 सिग्मा 4 HS sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका टेट्राहेड्रल शेप है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2SO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एसिड। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन तो काफी फास्ट होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि H2SO4 फर्स्ट तो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन हो जाता है और यहां पर लिखा हुआ है Ka1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि नेगेटिव आयन में से जब भी किसी नेगेटिव आयन में से H+ आयन रिलीज होता है तो वो स्लो होता है, तो ये सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है K2 से। इसका मतलब
फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो तेजी से आयोनाइज हो रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है। और सेकंड आयोनाइजेशन कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड आयोनाइजेशन स्लो है और साथ में वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है। और अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये है सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो जनरली जो सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो किसी भी एसिड का, H2SO4 का नहीं, किसी भी का, वो लेस ही होता है। रीजन ये है कि सेकंड आयोनाइजेशन जो होता है उसमें से जो H+ आयन निकल रहा है वो नेगेटिव स्पीशीज से निकलता है, और नेगेटिव स्पीशीज से पॉजिटिव आयन निकलना थोड़ा टफ है, क्योंकि वो नेगेटिव स्पीशीज SO4-2 अपने से प्रोटॉन को अलग होने से रोकेगी, पॉजिटिव आयन को निकलने से रोकेगी, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज से वो इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और फर्स्ट जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो न्यूट्रल से है तो वो जल्दी निकल जाएगा। और यहाँ पर H2SO4 पे सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये H2SO4 का सल्फर केवल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ही। और मैंने बार बार कहा है कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो फास्फोरस अगर हम बात करें, एक तो है हमारे पास ये, इसको बोलते हैं हम फास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो यहां पर फास्फोरस पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर पर +6 है, नाइट्रोजन पर +5 है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूं बात करें तो इनकी इसी ऑर्डर में ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, यानी HNO3 मोर पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई ऑक्सो एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं, तो वो HNO3, यानी HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये ध्यान रखना बेटा, HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सो एसिड। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, ये तीनों एसिड तो हैं, ये तीनों ऑक्सो एसिड तो हैं, और इन तीनों ऑक्सो एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा इसकी है, और साथ में इनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी सीक्वेंस में इंक्रीज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी सीक्वेंस में इंक्रीज होता है। रीजन ये कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस और सल्फर से बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर और फास्फोरस से बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखो, बार बार इसीलिए कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑर्डर बनाने को, तो ये ऑर्डर बनेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी और एसिडिक स्ट्रेंथ का भी, इनके बीच में। अब लेकिन फिर भी H2SO4 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सो एसिड है। ठीक है, तो जनरली ऑक्सो एसिड्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एसिड, क्योंकि उनके सेंटर पे जो नॉन मेटल है उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर स्पेशली H2SO4 और HNO3 में ऑक्सीडाइजिंग पावर कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक एसिड है, एक एसिड मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और हम जब इसके अंदर से, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड में, आप देखो ये 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसमें से, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में से, तो 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो SO3 बन जाएगा। तो SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। तो और जो दूसरा इसका कॉमन नेम है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में से जब वाटर निकल गया तो SO3 बन गया बेटा, और वो SO3 तो कोई एसिड नहीं है, ऑक्साइड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा। मैंने बताया था ना, अगर किसी मॉलिक्यूल, किसी ऑक्सो एसिड में से के एक मॉलिक्यूल में से, जैसे कि फास्फोरिक एसिड था जिसको हम ऑर्थोफास्फोरिक एसिड कह रहे थे, ठीक है, इसके 1 मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दें तो HPO3 प्लस H2O,
तब ये ऑक्सो एसिड है, इसमें एक OH है, एक, ठीक है, इसमें एक OH है, ये मैं फास्फोरस प्राइमरी में डिस्कस कर चुका हूं। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसका H2SO4 का मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में से जब हम वाटर बाहर निकालते हैं तो सीधा ऑक्साइड बन जाता है, इट इज नॉट ऑक्सो एसिड। तो जब ऑक्सो एसिड है ही नहीं तो हम इसका ऑक्सो एसिड वाला नाम क्यों रखेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड हो गया और इट इज आल्सो कॉल्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड। खैर, लेकिन 2 मॉलिक्यूल H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके अगर ये बना दिया हमारा H2S2O7, इट इज कॉल्ड ओलियम। इसका कॉमन नेम ओलियम है। और मैंने आपको बताया था जब दो ऑक्सो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और 1 मॉलिक्यूल वाटर निकालते हैं तो हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं कि H2SO4 को जब हम P2O5 जो कि डायमर फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये फास्ट P2O5 क्या है? P2O5 इज द एनहाइड्राइड S3PO4 का, ठीक है, S3PO4 का एनहाइड्राइड है। क्या, छोड़ो उसको, डिस्कस मत करो, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको देखो। तो H2SO4 को जब हम P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो SO3 बनता है, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम 2 मॉलिक्यूल HNO3 को भी P2O5 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो N2O5 बनता है और वाटर। ये रिपीट इसलिए कर देता हूं मैं कि आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें रटने वाली हैं, फैक्ट हैं, तो आपको बार बार आपके सामने स्क्रीन पे आएगी तो मेमोराइज हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। अब इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें ये 2 मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये बन गया हमारा pyrosulfuric acid. This pyrosulfuric acid is also called oleum, और इसमें भी सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने बेटा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया और दोनों सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे भी +6 है और इस पे भी +6 है, और ये दोनों आयनाइजेबल H पे, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी 2 है, यानी 2H+ आयन देगा, और ये भी H2SO4 की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सो एसिड हो गया ये। तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसी तरह से इसके 2 एसिड और हैं जो परोक्सो एसिड्स हैं। जो परोक्सो एसिड्स हैं वो देखो कैसे होते हैं। एक तो होता है इसका H2SO5, H2SO5, इसको बोलते हैं परोक्सो PEROXO, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या खाली सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं। परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड नाम है, कॉमन नाम है, जैसे उसका ओलियम है, इसका मार्शल एसिड नाम है। इसमें क्या होता है? एक परोक्सो बॉन्ड होता है, ये पेरोक्साइड लिंकेज हो गया, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, और इसमें इन दोनों ऑक्सीजन पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और बाकी सब ऑक्सीजन पे -2 होती है। तो ओवरऑल सल्फर पर तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर इन 3 ऑक्सीजन पर तो -2 है और इन दोनों ऑक्सीजन पर -1 है, परोक्सी बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। तो हम अगर इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2 + 1, हाइड्रोजन में 2 है, प्लस सल्फर पर X ले लिया, 3 ऑक्सीजन -2 वाले और 2 ऑक्सीजन -1 वाले, ये 2 ऑक्सीजन ये -1 वाले, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन ये रहे माइनस,
ये जो है दोनों ऑक्सीजन है। अगर आप, और ये लिखा है मैंने इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो तो x की वैल्यू +6 आएगी। तो ये भी परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड +6 है, तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सो एसिड है, परोक्सी बॉन्ड है। और इसी तरह से एक दूसरा आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं परोक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8, H2S2O8। अब हम बात कर रहे हैं H2S2O8, पहले वाला था H2S2O7 बेटा, H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम, और H2S2O8 परॉक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसको केरो एसिड भी बोलते हैं, केरोस एसिड, ठीक है, बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी परॉक्सी बॉन्ड होता है एक, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, परॉक्सी बॉन्ड होता है। ये परॉक्सी बॉन्ड, दिस इज परॉक्सी लिंकेज। तो इसका स्ट्रक्चर इससे आता है। तो यहां पर भी इन दोनों ऑक्सीजन पर -1, बाकी जितने भी ऑक्सीजन है सब पे -2, बेसिसिटी 2 है, 2H+ आयन देगा। दोनों सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, और इस पे भी +6। तो ये इसके कॉमन जो एसिड है सारे यही हैं। और एक होता है थायोनिक एसिड भी होता है बेटा। थायोनिक एसिड में थायो मतलब सल्फर है, सल्फर को हम थायो भी बोलते हैं। तो वो होता है H2S2O3, और एक होता है H2S4O6। इसी का ही डबल कर दो यहां, S, ठीक है। तो इस थायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, सल्फर सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और 2 OH होते हैं इसमें, और एक डबल बॉन्ड होता है। पर ये ठीक है, आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं थायोनिक एसिड। ये याद हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बोर्ड पर्पज से नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो होता है इसमें ये है टेट्राथायोनिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसको? टेट्राथायोनिक एसिड। टेट्राथायो मतलब 4 सल्फर, और अब इसमें डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, OH। ये डाइबेसिक एसिड है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये 2 एक्स्ट्रा मैंने बताए हैं आपको। वैसे तो और भी होते हैं, पर अब इतने याद कैसे रखेंगे हम, लेकिन इसके स्ट्रक्चर देख लो। इसमें चारों सल्फर जोड़ दो और दोनों टर्मिनल सल्फर पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। और इसमें सल्फर सल्फर के बीच में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो इसकी वजह से तो आएगी नहीं। इस पे होती है +5, इस पे होती है 0, इस पे होती है 0, और इस पे होती है +5। और यहां पर हो गई +1, +2, +3, +4, 2 इसको दिए। तो इस सल्फर पर तो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -2। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं बेटा। और मैं क्लियर कर दूं, स्टूडेंट्स, हो सकता है मैं आपसे भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं, चलो आप सोचना। अधिकतर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को एक ही मान के चलते हैं, जबकि इनमें रात दिन का डिफरेंस है। एक्चुअल में यहां अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होता है इंडिविजुअल एलिमेंट पर चार्ज कितना आ रहा है। जैसे यहाँ 4 सल्फर हैं तो 2 सल्फर +5 के हैं और 2 सल्फर पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर मैं यहां पर जो मैं X का मेथड है इससे निकालूं, यानी H2S4O6, इस पे अगर मैं निकालूं
तो ये 2 + 1 4x 6 - 2 = 0। ठीक, यानी ये 4 सल्फर है तो मैं यहां 4 लिखूंगा। ठीक है, अब 4x = कितना आ रहा है? देखो बेटा 4x = आ रहा है हमारे पास 4x = आ रहा है +10 आ रहा है ना, करके देख लो। 6 - 2 -12 -12 में से -10 रह गया, -10 उधर जाएगा तो +10, तो x कितना आ गया? +2.5। यानी इस एसिड पर जो सल्फर पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2+2.5 है। सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2.5 है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 0 0 और +5। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस समझो बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर तो एवरेज वैल्यू, इन चारों सल्फर पर कितना एवरेज पॉजिटिव चार्ज है? +2.5। इन चारों, वापस सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% स्टूडेंट मैं पूछता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, सर एक ही बात है, आगे चलो, टाइम खराब मत करो, लेकिन उनका फिर टाइम खराब आगे होता है, क्योंकि फिर वो एग्जाम में गलतियां करेंगे। ये देखो यहां पर H2S4O6 में सल्फर 4 है, तो चारों सल्फर में तो ये x की वैल्यू 4x = +10 है, यानी इन चारों इन 4x का मतलब क्या हुआ? इन चारों सल्फर पर +10 चार्ज आ रहा है, तो एक पर कितना आया? +2.5। इन चारों सल्फर पर 4x, इन चारों सल्फर पर 4x, 4 सल्फर 4x, तो 4x की वैल्यू +10। इसका मतलब इन चारों सल्फर पर टोटल चार्ज कितना है? इन चारों सल्फर पर टोटल चार्ज है +10, तो एक पर कितना आएगा? एवरेज ही तो निकला। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ON। ये क्या हो गया बेटा? ON, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो इन पे जो एक चार्ज आ रहा है, ये देखो, ये +1 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5। ये दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस पे +2 क्रिएट करेगा, ये ऑक्सीजन इस पे +2 क्रिएट करेगा, ये ऑक्सीजन +1 करेगा, क्योंकि दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन खींच रहा है तो इस पे प्लस आएगा, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन खींच रहा है तो सल्फर पे पॉजिटिव आएगा। ये एक बॉन्ड है और एक इधर भी आ रहा है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो ब्लू बॉन्ड है, ये वाले, ये तो नॉन पोलर बॉन्ड है, ये तो नहीं इधर खिसकेंगे नहीं इधर खिसकेंगे, तो इन ब्लू बॉन्ड की वजह से सल्फर पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब इस सल्फर पे दोनों तरफ सल्फर सल्फर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, तो ये कहीं खिसके हुए नहीं है तो जीरो है। ये सल्फर है तो दोनों तरफ जो बॉन्ड है कहीं खिसके हुए नहीं है तो जीरो है। और यहाँ पर ये दोनों ये ऑक्सीजन +2 लाएगा, ये ऑक्सीजन +2 लाएगा और ये ऑक्सीजन +1 लाएगा, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड है, इधर जा रहा है, एक तो हाइड्रोजन से, तो ये हो गया +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5 खींच रहे हैं इधर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये हो गई +5 0 0 +5, और अब अगर मैं +5 +0 +0 +5 डिवाइड बाय 4 करूं तो आ जाएगा +10/2 आ जाएगा +2.5। समझ में आ गया? वैसे मैं आउट ट्रैक चला गया, 11th के कॉन्सेप्ट में चला गया, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो गया इस बार में आपका कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज होता है, एवरेज वैल्यू देखो। अब अगर मैं इसी तरह से इस पे निकाल, अब यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर दो सल्फर हैं, यहां पर ये +1 +2 +3 +4, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो टोटल +6 हो गया इस सल्फर पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे -2 हो गया। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक्सेप्टर है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए -2 हो गई उसकी। तो अब क्या हो गया, अब मैं अगर यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो चलो ऐसे निकाल लेता हूं। यहां जैसे मैं +5 0 0 +5 लिया, तो यहां क्या लूंगा +6 और -2, सही, डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आ जाएगा +4 डिवाइड बाय 2 +2 आ गया। तो यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और -2 है, तो मैंने क्या किया, जैसे सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करके 4 सल्फेट थे 4 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर मिला जो ऊपर से मिला x के मेथड से।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा दी बेटा आपको। तो यहां पर भी 2 सल्फर है, तो यहां पर 2 सल्फर है, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, +6 -4 +4 +4 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब मैं अगर इस x मेथड से निकालूं तो भी +2 आना चाहिए। करके देख लेते हैं। तो ये देखो H2S2O3 कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन पर कितना आ गया, 2 हाइड्रोजन है, +1 माने 2x है, 3 - 6 है, सॉरी 3 - 2 है इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर 3, इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा, देखो तो आ रहा है 2x इक्वल्स टू +4 आ गया। 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू +4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, +2 आ गया। तो ये देख लो +2 तो ये अब आपको ये एग्जांपल मैंने डिस्कस किए तो अच्छा ही हुआ। अब आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्टेट। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और -2 है सल्फर की H2S2O3 में, पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, +6 और -2 का एवरेज निकाल दिया, 2 सल्फर है तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे सिलेबस में, जिसको हम कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। तो आप पहले ये जो सल्फर के ऑक्सो एसिड है, जो बुक से ही मैंने कॉपी पेस्ट करके लिखे हैं, वो देख लो, आप इसको पोस्ट करके देख लेना, ये अभी पढ़ा चुका हूं मैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो कांटेक्ट प्रोसेस से करते हैं। कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट आइडिया दूं तो जो कांटेक्ट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ये है बेटा कि जो हम सबसे पहले या तो आयरन पायरेटीज, अभी मैंने बताई था आयरन पायरेटीज, तो जो आयरन पायरेटीज है FeS2 है, या फिर सीधा सल्फर पाउडर लेके इसको इसको हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं, एयर में बर्न करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो हमारे पास इम्प्योर SO2 फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, इम्प्योर SO2। यानी सबसे पहले कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप है वो क्या है, पहला स्टेप है आप आयरन पायरेटीज, जो प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, FeS2 या फिर सल्फर, उसको हम एयर में जब बर्न करते हैं तो एक इम्प्योर SO2 बनता है। क्योंकि इस इम्प्योर SO2 में कुछ अनबर्न सल्फर या अनबर्न आयरन पायरेटीज होता है। आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ये आयरन है तो आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, थोड़ी सी आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, क्योंकि जनरली जहां जहां सल्फर मिलते हैं वहां थोड़ा बहुत आर्सेनिक मिलता ही है, तो इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, थोड़ा अनबर्न सल्फर या FeS2 इसमें होता है, और डस्ट पार्टिकल होती है, और अदर सोर्स बेस्ड इंप्योरिटी भी होती है। तो हमारा पहला काम होता है इस इम्प्योर SO2 का हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2 का प्यूरिफिकेशन होता है। और फिर हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं प्योर SO2। क्या बना लेते हैं, प्योर SO2। तो अब हमने क्या बना ली बेटा, प्योर SO2 बना ली। क्या बना लिया, प्योर SO2 बना लिया। तो सबसे पहले कांटेक्ट प्रोसेस का पहले शॉर्ट आइडिया दे रहा हूं, माइंड में रखो कि सबसे पहले हम आयरन पायरेटीज या सल्फर को एयर में बर्न करते हैं, एयर में बर्न करते हैं तो जो SO2 बनता है उसमें इंप्योरिटी है, डस्ट पार्टिकल है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, अनबर्न सल्फर FeS2 हो सकता है, सोर्स बेस्ड अदर इंप्योरिटीज होती है। तो इस इंप्योरिटीज को देखते हुए हम ऐसे मेथड अप्लाई करते हैं जिससे SO2 पूरी तरह से प्योर हो जाए। अब प्योर SO2 को हम वापस O2 से रिएक्ट कराते हैं। किससे रिएक्ट कराते हैं, O2 से। और O2 से जो ये रिएक्शन होती है ये इसकी बैकबोन रिएक्शन है। O2 की जो ये रिएक्शन होती है इससे हम 2SO3 बनाते हैं।
यानी अब प्योर SO2 को O2 से रिएक्ट कराते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम सरफेस पर ये रिएक्शन होती है। कैटलिस्ट ये होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसका जो डेल्टा होता है वो 196.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यानी कुल मिला के दिस इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये मेन रिएक्शन है जो कैटालिटिक चेंबर में होती है, जो कैटालिटिक चेंबर में होती है। और जिस चेंबर में ये रिएक्शन होती है उस चेंबर को कांटेक्ट चेंबर भी कहते हैं। पूरे प्रोसेस को तो कांटेक्ट प्रोसेस, लेकिन ये वाला रिएक्शन जिस जगह होता है उसको हम कैटालिटिक टावर भी बोलते हैं, कांटेक्ट टावर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारे पास ये SO3 बन गया। अब इस SO3 को, ये जो SO3 बना है, इस SO3 को हम H2SO4 से एब्जॉर्ब करवा के किसमें, ओलियम में कन्वर्ट करते हैं। H2S2O7 में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं हम, इस ओलियम बना देते हैं। अभी मैंने बताया ये ओलियम ये रहा। ठीक है, अब इस ओलियम को हम क्या करते हैं, वाटर में डालकर और H2 मॉलिक्यूल H2SO4 बना लेते हैं। यानी ये जो ओलियम है, इस ओलियम से हम H2SO4 बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस मैनेज करने के लिए वापस लिख रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन से जो हमारे को SO3 मिला उसको हम कंसंट्रेट H2SO4 से एब्जॉर्ब करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं उसको। और H2S2O7 ओलियम बन गया, ये रहा। ठीक है, अब इस ओलियम में वाटर डाल के 1 का 2 कर लेते हैं, यानी डबल कंसंट्रेशन कर लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो वापस देखो, अगर कोई डाउट आया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयरन पायरेटिस और सल्फर को एयर में बर्न करके इम्प्योर SO2 बना। फिर इस इम्प्योर SO2 का प्यूरिफिकेशन करते हैं और ये प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2 होती है, प्योर SO2 बन गया। ये SO2 O2 से कांटेक्ट टावर या कैटालिटिक टावर में रिएक्ट करता है और 2SO3 बनता है। V2O5 कैटलिस्ट है या प्लेटिनम सरफेस। रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। अब ये जो SO3 बना, इस SO3 को एब्जॉर्प्शन टावर में ट्रांसफर करके H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ओलियम बन जाता है। अब ओलियम को सेपरेट करके उसमें हम वाटर डाल देते हैं तो H2SO4। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जब H2SO4 बना रहे हैं तो H2SO4 क्यों डाला, फिर क्या फायदा? बेटा फायदा हुआ, हमने 1 मोल H2SO4 डाला, उसमें 2 मिले। हमने कहीं 1 मोल H2SO4 डाला और 2 मोल H2SO4 बना तो H2SO4 अर्न हुआ ना, H2SO4 हमारे पास बन गया ना। जैसे हमने कहीं मनी डाली और हमारी मनी वहां जाने के बाद डबल होके आई तो हमने मनी अर्न कर ली, यानी हमने जितनी मनी डाली उसे दुगनी मिली। तो उसी तरह से यहाँ हमने 1 मोल H2SO4 डाला, रिजल्टेंट 2 मोल H2SO4 बन गया, यानी H2SO4 प्रिपेयर हुआ। अब इसमें ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि SO3 जितना ज्यादा बनेगा ये नीचे वाली रिएक्शन उतनी तेज होगी या उतनी यील्ड बढ़ेगी मतलब अमाउंट बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो SO3 ज्यादा से ज्यादा बनाना हमारा एम है। तो SO3 ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर रखते हैं। जब हाई प्रेशर पे, हमेशा हाई प्रेशर पे फॉर्मेशन होता है तो SO2 और O2 SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हाई प्रेशर है तो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लो प्रेशर पे डिसोसिएशन होते हैं तो हाई प्रेशर पे फॉर्मेशन हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ 3 मोल है, 2 मोल SO2 1 मोल O2। प्रेशर बढ़ने से वो 2 मोल SO3 में तेजी से कन्वर्ट होगा। और एक्सोथर्मिक है तो एक टेम्परेचर ऑप्टिमम रखते हैं, ज्यादा हाई नहीं रखते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर शुड बी लो या टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम, हाई प्रेशर और प्योर SO2 और O2 हो तो हमारे पास SO3 का यील्ड बढ़ जाएगा। तो ये बुक का क्वेश्चन है कि हमको अगर H2SO4 ज्यादा बनाना है तो क्या कंडीशन है, तो हमको लिखना पड़ेगा हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना ऑप्टिमम टेम्परेचर, कैटलिस्ट V2O5 या प्लेटिनम लेंगे, 3rd 4th
SO2 और O2 प्योर होनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक है। और अगर ये बेसिक देखो तो मैंने यहां पे भी लिखा है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और ये रहा सल्फाइड और FeS2 इज कॉल्ड सल्फाइड और, ठीक है, ये आयरन पायरेट इज कॉल्ड सल्फाइड और। तो बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और कॉपर पायरेटिस भी ले सकते हैं CuFeS2 कॉपर पायरेटिस भी ले सकते हैं। बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू जनरेट SO2, ये रहा कन्वर्जन। अब इसको प्यूरिफाई करेंगे जो यहां लिखा हुआ है। फिर कन्वर्जन ऑफ SO2 टू O2 बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट, ये रहा ये वाली ये चीज ये रही, ठीक है, ये आमने सामने ही आ गया, देखो बढ़िया हो गया। फिर ये भी आमने सामने आ गया। अब जैसे ये SO3 बन गया तो एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, ये रहा एब्जॉर्प्शन ऑफ इन H2SO4 टू गिव ओलियम और उससे फिर वाटर से रिएक्शन करके H2। तो ये वाली चीज को मैंने यहां समझा दिया। अब ध्यान से दोनों को कंपेयर करके देखो। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो इसका जो कांटेक्ट प्रोसेस है, ये जो कांटेक्ट प्रोसेस है बेटा, इस कांटेक्ट प्रोसेस में इसका ये फ्लो, ये इंडस्ट्री में जो इसका प्लांट होता है वो है। तो मैं थोड़ा सा रफली डिस्कस कर लेता हूं, आप पोस्ट करके ध्यान से देख लेना। ये वो फर्नेस है, यहां पर सल्फर या सल्फाइड और जैसे आयरन पायरेटिस रखा हुआ है, एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं, ठीक। तो SO2 और O2 जल जाता है क्योंकि एयर है, तो एयर में तो O2 बहुत सारी होती है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इम्प्योर SO2 प्लस O2। अब ये इम्प्योर SO2 और O2 यहां आ गई। अब ये जो सिस्टम होता है, यहां पर तो सल्फर SO2 बन गया। अब ये SO2 क्योंकि एयर भी जा ही रही है, तो यहां से इस आउटलेट से इम्प्योर SO2 और O2 आई और इस चेंबर में आ गई। इस चेंबर का काम है जितने भी हैवी पार्टिकल है, जिनको हम डस्ट पार्टिकल कह रहे हैं, वो डस्ट पार्टिकल अंदर सेटल हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी को डस्ट प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डस्ट प्रेसिपिटेटर। सारी की सारी डस्ट ये चेंबर अपने अंदर रोक लेता है। जैसे एक्वागार्ड से जब पानी बाहर आता है तो बीच में एक कैंडल होती है जो सारी इंप्योरिटीज को बीच में रोक देता है, ठीक है। इसी तरह से अब जब इस सिस्टम में से अब यहां से निकला तो ये डस्ट लेस्ट है, यानी डस्ट नहीं है, इसमें हैवी पार्टिकल नहीं है। अब यहां पर इसकी धुलाई की जाती है, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। अब हम इसको SO2 जो गैस आई है, SO2 गैस और O2 गैस है यहाँ पर। अब ये SO2 और O2 गैस है, इसकी यहाँ धुलाई होती है, ठीक है। कहने का मतलब ऊपर देखो वाटर स्प्रे हो रहा है ऊपर से, और यहाँ इस तरह से सिस्टम बना हुआ रहता है अंदर। तो ये वाटर धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता है और यहाँ से गैस ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर वाटर और गैस एक दूसरे के कांटेक्ट में काफी टाइम तक रहते हैं। इससे क्या होता है, इनके अंदर अगर कुछ डस्ट रह गई है या फिर कुछ वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं तो वो पानी के साथ नीचे आ जाती है। तो सारे हैवी पार्टिकल्स या वाटर में सोल्यूबल इंप्योरिटीज सारे के सारे धुल के ये आउटलेट से बाहर आ गई। ये देखो ये आउटलेट से बाहर आ गई और अब यहाँ पर नहा धोकर SO2 और O2 इधर आ गई, ठीक है। यानी SO2 और O2 कहने का मतलब मॉइस्ट तो गेन कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर SO2 प्योर हो गई, O2 प्योर हो गई। SO2 और O2 में जिन भी जो हैवी पार्टिकल्स साथ में आ गए थे, इससे रह गए थे, लेकिन यहां पर तो हो गया, लेकिन हो सकता है कुछ 90% डस्ट पार्टिकल यहाँ निकल गए, हो सकता है कुछ डस्ट पार्टिकल, ठीक है, अपने आप को बचाते हुए यहाँ पर आ गए, तो फिर यहाँ फंसेंगे वो। तो ये वाटर जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो सारे हैवी पार्टिकल्स जो इस गैस के अंदर यहाँ से आ गए हैं छुपते छुपाते, और साथ में ऐसी इंप्योरिटीज जो वाटर में सॉल्युबल है वो सारी जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, तो ये पानी जो नीचे आ रहा है वो उनको वापस नीचे आउट कर देता है। अब यहाँ से गीली SO2 और O2 यानी SO2 O2 प्लस मॉइस्ट यहाँ आती है, यानी यहाँ SO2 और O2 की साफ सफाई हो गई, लेकिन वाटर डालने से इसमें मॉइस्ट गेन कर ली। तो इस मॉइस्ट को हटाने के लिए हम इसको ड्रायर में लाते हैं। देखो ड्रायर। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से कोई इनर्ट स्टोन पड़े रहते हैं और फिर इन इनर्ट स्टोन में से बीच में इसमें जगह होती है, तो गैस धीरे 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 बड़ी मुश्किल से ऊपर तक आती, और इधर से ये स्प्रे होता है वो भी धीरे धीरे नीचे जाता है। तो कहने का मतलब ये मॉइस्ट वाली जो गैस है
वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के कांटेक्ट में आती है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल H2SO4 के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और H2SO4 के साथ चिपक जाते हैं, तो ये जो गैस है वो मॉइस्ट से फ्री होने लग जाती है। हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब यहां से जब SO2 और O2 निकली तो वो ड्राई हो गए क्योंकि सारा वाटर जो मॉइस्ट के फॉर्म में अंदर वाटर था वो कंसंट्रेटेड H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये ड्राई SO2 और O2 आर्सेनिक प्यूरिफायर में आता है क्योंकि है ना, इसमें अभी आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी नहीं हटी है। आर्सेनिक यहां से कहीं से भी ऐसी जगह नहीं है जहां से आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी हटे, इसलिए इस प्रोसेस के अंदर आर्सेनिक प्यूरिफायर को भी यूज किया जाता है। तो जो आर्सेनिक प्यूरिफायर है उसके अंदर क्या होता है, फ्रेश प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है। किसका होता है, इसके अंदर किसका प्रेसिपिटेट होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH होल थ्राइस, ये वाला प्रेसिपिटेट होता है। तो ये FeOH का होल थ्राइस किस में भरा हुआ रहता है, इसमें भरा रहता है, ठीक है। और इसका क्या काम है, ये एडजॉर्ब करता है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना है बेटा, ठीक है। तो इस जिलेटिनियस फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसको हम जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत करो नाम से, इसको जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, या सीधा आप बोल दो जिलेटिनियस फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये आर्सेनिक ऑक्साइड को एडजॉर्ब करता है, आगे जाने से रोक देता है। यानी कुल मिला के आप सीधा आम खाने से मतलब रखो, ये क्या करेगा, ये इसमें ये है और ये क्या करेगा, आर्सेनिक ऑक्साइड को एडजॉर्ब करके यही रोक लेगा, आगे जाने से रोक लेगा, आगे नहीं जा पाएगा। अब जो ड्राई SO2 और O2 है, जो कि अब बिल्कुल प्योर हो चुके हैं, वो अब प्री हीटर में जाते हैं। अब यहां पर हम उनको गर्म करते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ही रिएक्शन फास्ट होती है। अब जब वहां एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम SO2 और O2 को हीट करके फिर हम इसको कैटालिटिक चेंबर, कैटालिटिक टावर, इसको कैटालिटिक चेंबर, कैटालिटिक टावर, कांटेक्ट टावर, ये सब इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर V2O5 रखा रहता है। अब यहाँ पर ये SO2 और O2 कुछ टाइम तक हाई प्रेशर के अंदर इसमें पड़ी रहती है। तो जब ये V2O5 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये एक पर्टिकुलर टाइम तक हम जब यहाँ रख देते हैं इसको, तो ये SO2 और O2 आपस में कंबाइन करके अंदर SO3 बन जाता है, यानी 2SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। जब हमको लगता है कि अब SO3 रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ वाली आउटलेट ओपन कर लेते हैं और ये SO3 गैस निकलती है। अब ये जो SO3 गैस है, ये SO3 गैस इस टावर में आती है जिसमें H2SO4 होता है। इसमें क्वार्ट्स के स्टॉक पड़े रहते हैं, जो बेसिकली क्वार्ट इनर्ट है, ये रिएक्शन नहीं करता है। तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और इधर से, क्योंकि ये स्टोन इसलिए रखते हैं ताकि गैस तेजी से ऊपर नहीं आए, वो इन स्टोन में से रास्ता बना के धीरे 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 धीरे, जैसे पहाड़ों से पानी कैसे धीरे धीरे रिसता हुआ नीचे आता है, ठीक है, उसी तरह से इन स्टोनों में से भी धीरे धीरे रिसते हुए ऊपर चढ़ेगी SO3, और ये H2SO4 भी धीरे धीरे नीचे आएगा। तो SO3 और H2SO4 एक दूसरे के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहेंगे, तो H2SO4 और SO3 इसमें रिएक्ट करके ओलियम बना देंगे, और यहाँ ओलियम टाइम टू टाइम हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस मेथड से ओलियम बना H2S2O7, ठीक है। ये चीज ये है इसका प्रोसेस। अब ओलियम बन गया, फिर ओलियम को हम क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं, जो मैंने अभी अभी थोड़े से 5 साल इससे जस्ट पहले मैंने अभी आपको एक्सप्लेन ही किया था, एक तरह से फ्लो चार्ट बनाकर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखो। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, इट डिसॉल्व इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, इसलिए लाल कर दिया हीट को। ध्यान रखना, कभी भी लैब के अंदर आप H2SO4 में
पानी मत डाल देना, क्योंकि वो इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और बम्पिंग करता है, आपके फेस पे या स्किन पे जहां पर भी पड़ेगा वो बर्न कर देगा। इवन देन बहुत बार तो टेस्ट ट्यूब भी ब्रेक हो जाती है। तो H2SO4 में पानी नहीं डालते हैं, हम क्या कर लेते हैं वाटर H2SO4 में, जैसे बीकर के अंदर हमने हाफ बीकर वाटर ले लिया, फिर उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप H2SO4 डालते हैं। इससे क्या होगा, H2SO4 कम है तो कम हीट निकलती है, तो वो मैनेज हो जाती है। तो ये देखो मैं रीड कर रहा हूं, वैसे आप भी पोस्ट करके रीड कर सकते हो, अब ये सारे फैक्ट हैं, मैं वापस स्टार्टिंग से रीड कर रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, इट डिसॉल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। अब ये हीट क्यों निकलती है, क्योंकि जब H2SO4 को वाटर में डालते हैं तो H2SO4 और वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और इस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हीट इवोल्व होती है। अगर कोई रीजन पूछे तो द कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर इन कांस्टेंट स्टिरिंग, मतलब धीरे धीरे हिलाते हिलाते, जो मैंने अभी बताया आपको। इसकी कुछ 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। लो वोलेटिलिटी है, यानी H2SO4 वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि H2SO4 विस्कस सॉल्यूशन है। H2SO4 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए लो वोलेटिलिटी है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर है, आपने देखा वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ये चारों पॉइंट में अभी डिस्कस ही तो किए हैं, अगर थोड़े से मेरे इस लेक्चर में ये चारों पॉइंट ही तो बताए हैं मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी लो वोलेटिलिटी, सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी, तो लो वोलेटिलिटी से क्या बेनिफिट है, क्या है इसकी लो वोलेटिलिटी का एक एप्लीकेशन है। हम वोलेटाइल एसिड बनाते हैं, समझो जैसे मैं आपको बताऊं HCl है, अब HCl बहुत तेजी से वोलेटाइल हो जाता है। अब HCl को बनाना बड़ी भारी काम है, ठीक है, HCl बना के रख दो, थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। तो HBr है, HI है, वोलेटाइल एसिड है। तो वोलेटाइल एसिड को हम कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे NaCl लिया, 2 NaCl लिया और इसको रिएक्शन करा दिया मैंने H2SO4 से। ध्यान दो बेटा, 2 NaCl लिया और NaCl को रिएक्शन करा दिया मैंने H2SO4 से, तो क्या हो जाएगा, ये जो तो बन जाएगा 2HCl और सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट बन गया, तो सोडियम सल्फेट तो सॉलिड होता है, अलग हो जाएगा और हमारे पास HCl एसिड बन जाएगा। यानी HCl, HBr, HI, यानी या X कर दूं तो HX, ठीक है, यानी HX में ये क्या हो जाएगा, HF, HCl, HBr, HI। इस तरह के एसिड हम इसे बनाते हैं। सोडियम के सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट बहुत इजीली मिल जाते हैं, NaCl तो नमक है बेटा। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखो, सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड, यानी HF, HCl, HBr, HI फ्रॉम देयर कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट, यानी HF का कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट NaF, HCl का NaCl, यानी NaCl लिया, कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट का मतलब जैसे यहाँ NaCl ले लिया, ये तो HCl बन जाएगा। ठीक, तो ब्लैक वाले फॉन्ट सारे समझ में आ गए। आपको कोई पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड की लो वोलेटिलिटी का हम क्या यूज लेते हैं, क्या एप्लीकेशन है, तो उससे HF, HCl, HBr, HI जैसे वोलेटाइल एसिड बना लेते हैं लैब में और फिर यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको रखना ही भारी पड़ जाता है। खैर HCl को तो हम HCl सॉल्यूशन के फॉर्म में रखते हैं, पर ये इसकी एक एप्लीकेशन है कि इससे हम वोलेटाइल एसिड बनाते हैं। सेकंड, रेड फॉन्ट देखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अपन ने देखा ही है, ठीक है। थर्ड, ब्लू वाले फॉन्ट देखो, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज एविडेंट बाय इट्स चेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चेयरिंग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, देखो बेटा चेयरिंग एक्शन क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। C12H22O11 ये शुगर है, सुक्रोज है, सुक्रोज शक्कर, शुगर यही है, ठीक है, जो आप घर पे शक्कर खाते हो उसका फॉर्मूला यही है, दिस इज द सुक्रोज और शुगर। शुगर और शुगर का केमिकल नेम है सुक्रोज, सुक्रोज। अब जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये 12 कार्बन प्लस 11 H2O बनाता है। हीट करते हैं तो सारी वाटर वेपर निकल जाती है और ये ब्लैक कलर का रेसिड्यू मिलता है, ब्लैक कलर का
रेसिड्यू मिलता है। ब्लैक कलर का क्या मिलता है हमारे पास? रेसिड्यू मिलता है। तो इसको बोलते हैं चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो उसके अंदर जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर के फॉर्म में निकल गया और सारा कार्बन मिल जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को कार्बन में कन्वर्ट कर देता है और वो कार्बन ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का रेसिड्यू मिलता है। तो इसको बोलते हैं चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। Hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent। मैंने बताया सल्फर पे +6 है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ये मेटल का और नॉन मेटल का दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे बुक की एक दो रिएक्शन बता देता हूं कि जैसे कॉपर है तो कॉपर के साथ जब H2SO कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट बनता है, SO2 बनता है और 2H2O। यानी यहां ध्यान देना, जब भी H2SO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब भी H2SO4, ध्यान दो बेटा, जब भी H2SO4 किस तरह से रिएक्ट करेगा, जब भी H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा तो सल्फर, ये देखो सल्फर पर +6 है या +4 है, तो ये तो हो गया इसका रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन, और कॉपर से कॉपर +2 हो गया ऑक्सीडेशन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है इसकी। तो ये हो गया इसका रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो मेटल को मेटल सल्फेट में, जिंक होगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और इवन देन ये सल्फर से भी रिएक्ट करता है जिससे बना है, ठीक है ना, जिससे बना है मतलब अपने फादर से ही रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो 3 सल्फर प्लस 2 H2SO4 gives 3 SO2 प्लस 2H2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां सल्फर का, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर इस रिएक्शन को देखूं मैं तो 3 सल्फर हैं, इनमें से 3 सल्फर, एक मिनट, रिएक्शन बैलेंस कर लेना, वैसे आई थिंक 1 ही होगा, 1 होगा तो भी 4 बन जाएंगे। तो 3 सल्फर 2 H2SO4, इसको चेक कर लेना। पर हाँ, ये अभी रिएक्शन में बैलेंस करूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा। बनता यही है कि H2SO4 के साथ ये भी सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 0, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट ये बनेंगे, तो इसमें एक सल्फर तो 0 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है और ये +6 से +4 में, यानी सल्फर का जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस सल्फर 0 से +4, यानी सल्फर SO2 में हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, और इसी तरह से सल्फर इसमें कन्वर्ट हुआ तो रिडक्शन हुआ। यानी इसका कुल मिला के जितने भी सल्फर है वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सल्फर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 सल्फर के साथ रिएक्शन करके SO2 गैस बनाता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। जैसे कार्बन का रिएक्शन देख लो, तो कार्बन का रिएक्शन हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा CO2 2SO2 + 2H2। चलो वो भी समझ में आ गया। तो यहाँ सल्फर ले लो 1 या 2 H2SO4 ले लो तो SO2 प्लस, अब आप समझ जाओगे, ठीक है। ये तो देखो बन गया, सेम रिएक्शन है, कार्बन जी का सल्फर ले लिया मैंने, तो यहाँ पर एक C CO2 में कन्वर्ट हुआ और ये वाला सल्फर SO2 में, तो यहां पर भी ये वाला सल्फर SO2 में कन्वर्ट हुआ और इधर ये वाला सल्फर SO2 में, यानी ये वाला सल्फर भी SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी SO2 में कन्वर्ट हो रहा है। मैं ये कहना चाहता था, ठीक है। तो यहां सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 या +4, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, यानी यहां एक सल्फर SO2 में ऑक्सीडाइज हुआ और यहां पर क्या है +6 है और यहाँ पर क्या है +4 है, तो ये रिडक्शन हुआ। अब ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, ये आपके कंसेप्ट 11 से क्लियर होते हुए आ रहे हैं, फिर भी मैं धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शंस हैं। एक्चुअल में बुक में कॉपर, कार्बन और सल्फर की रिएक्शन गिवन है, इसलिए मैंने ये बताई आपको। इन दिस रेस्पेक्ट इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन, अच्छा ये देखो ये चीज आ ही गई, देखो इट इज इंटरमीडिएट, देखो मैं वापस से रीड कर रहा हूँ,
hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. ठीक है, in this respect it is intermediate between phosphoric and nitric acid. यानी फास्फोरिक एसिड से तो ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और नाइट्रिक एसिड से कम है, जो अभी शायद मैंने 10-15 मिनट पहले ही अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो बात देखो यहाँ लिखी हुई भी आ गई कि S3PO4 जो S3PO4 है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग H2SO4 है और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग HNO3 है। ठीक है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल are oxidized by concentrated sulfuric acid which is reduced to SO2। अब आपने देख लिया, मैंने कॉपर से रिएक्शन कराया तो भी बाय प्रोडक्ट SO2 बना था, मैंने सल्फर से रिएक्शन कराया तो भी SO2 बना था, कार्बन से रिएक्शन कराया था तो भी SO2 बनाया था। यानी जब H2SO4 चाहे मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा हो चाहे नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, H2SO4 का सल्फर इटसेल्फ SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2SO4 का सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट SO2 के अंदर +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है और आप इसको पोस्ट करके रीड भी कर सकते हो। अब यूजेस बस खत्म हो गया बेटा। अब ये इस तरह की क्लासेस वास्तव में आपके लिए अटेंड करना बहुत भारी होती है। मुझे मालूम है मैं कितना मुश्किल से पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये सारे रटने वाली चीजें आती है तो बड़ी मेरा भी दिमाग खराब होता है पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन एग्जाम में आएंगी, सिलेबस में है, ठीक है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नो कॉम्प्रोमाइज। तो इन दिस मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ये किसमें देखो, H2SO4 बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिकल है, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं H2SO4 को, जो मैंने इस स्लाइड में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन H2SO4 को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। इंडस्ट्री का किंग कौन है, कौन सा केमिकल इंडस्ट्री का किंग है, H2SO4। तो H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, ये नाम है H2SO4 का। ये देखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट्स, इन सब में H2SO4 यूज होता है। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स एंड डाई, स्टफ, इंटरमीडिएट्स, इन सब में काम आता है। यानी पिगमेंट्स में, पेंट्स में, डाई स्टफ में, सब में H2SO4 काम आता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काम आता है, मेटलर्जी एप्लीकेशन में, मेटलर्जी पढ़ो तो H2SO4 काम आएगा। क्लीनिंग मेटल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इसको इग्नोर करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो समझते हो ना, ठीक है ना ये। और गैल्वेनाइजिंग स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरीज में H2SO4 होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट और एक्सप्लोजिव होता है, ये बहुत सारे एक्सप्लोजिव बनाने में H2SO4 काम आता है। लेबोरेटरी रिएजेंट है, हर जगह बहुत बहुत यूज है, तो बहुत कम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन यूजेस को खाली आप पढ़ लो, परेशान मत हो, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिखने का पर्पस ये है कि आपको मालूम पड़े H2SO4 कितना इंपॉर्टेंट केमिकल है, व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिकल और किंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। वो रीजन है कि हर जगह ये काम आ रहा है, इसके बिना काम ही नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आज हमने ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट की। अब हम नेक्स्ट हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।